आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चल रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर अपनी अपनी बात लेकर आप तक आई है। तभी मीडिया ने इसके साथ कुछ और चीज़ें सामने लाई हैं कि क्या क्या अलग अलग विभागों में क्या क्या चाहिए और क्या होना और चाहिए। ये वही बता सकते हैं जो इन विभागों में तैनात रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर बलदेव शर्मा, जिन्होंने कई दशक जो हैं, कई जीवन के बसंत जो हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज में दिए हैं, और आप फॉर्मर डायरेक्टर हेल्थ फैमिली वेलफेयर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जिससे डॉक्टर बलदेव सर जिस डिपार्टमेंट में आया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जॉब आपने किया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया, मेडिकल कॉलेज में भी किया, और फिर जो बड़ी सबसे बात होती है डायरेक्टर हेल्थ फैमिली वेलफेयर में भी काम किया। चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रचार चल रहा है। आपका अनुभव उन सभी नेताओं को, उम्मीदवारों के लिए किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेना ये चाहूँगा कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग जहाँ अब खड़ा है कैसा है और इसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच हरबंश जी, आपने हमें याद किया। अब तो हमें सर्विस से रिटायर हुए भी तकरीबन 7 साल का अर्सा हो चुका है। मैंने अपनी सर्विस 1981 में स्टार्ट की थी हेल्थ डिपार्टमेंट से एज ए मेडिकल ऑफिसर, और अलग अलग जगहों पे पोस्ट होते हुए जो मैं लास्ट में 3-4 साल डायरेक्टर की पोस्ट पर रहा, अर्स्टवाइल J&K स्टेट फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन। अब आपने बात की है इस वक्त पहले इलेक्शंस के बारे में जी। तो हर एक आदमी को एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट वो उम्मीद करता है कि एक बढ़िया सरकार बने, पीसफुल इलेक्शंस हों, अच्छा माहौल बने और लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें, ऐसी सरकार बने। सरकार का हमारी किसी पार्टी से कोई मकसद नहीं है, किसी भी पार्टी के बने, सरकार अच्छी बने, बिल्कुल अच्छी बने, हमारी रियासत प्रोग्रेस करे। जहाँ तक हेल्थ की कंसर्न की बात है, हमारे डिपार्टमेंट की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एक वास्ट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमारा मेडिकल कॉलेज का पोर्शन है, और जब हम लोग थे पहले तो गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस थे। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग कितने लकी हैं कि हमारी रियासत में 2 एम्स, कोई छोटी बात नहीं है। हमने जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी तो पूरे देश में हम एक ही एम्स को जानते थे, दिल्ली वाले का। दिल्ली वाले बिल्कुल। आज तो गिनती करनी पड़ती है, हमारी 21-22 एम्स देश में है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, हमारी स्टेट में 2, हमारी स्टेट में 2। बिल्कुल ठीक सर। और जो हमारा एम्स है वो स्टार्ट भी हो चुका। बिल्कुल, जम्मू वाले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो बड़े मेहनती आदमी हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं। हैट्स ऑफ टू दिस मैन, जिस जल्दी तरीके में इसको कंटिन्यू बनाना स्टार्ट किया और सारा कुछ स्टार्ट भी हो चुका वहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले मैं देखा कि इम्यूनाइजेशन सर्विसेज वहाँ स्टार्ट हुई। बिल्कुल, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा सा प्रिवेंटिव वाला है, कि क्या वो सर्विसेज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा फोकस ये रहता है कि स्टेट को तो एम्स मिल गए 2, लेकिन गांव का जो आदमी है क्या उसको हेल्थ सर्विसेज पूरी मिल पाएंगी। एक गांव की आबादी तकरीबन 800 से 1000 के बीच में होती है, उन्होंने एवरेज तकरीबन 200 घर होता है। बिल्कुल एवरेज जी। वो 200 घर के जो लोग रहते हैं वहाँ, क्या उनको अपने गांव में हेल्थ सर्विसेज जो मिलनी चाहिए, सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज, एम्स तो टर्शरी की एक ही बात है, फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये डेवलप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डेवलपमेंट उसकी कॉस्ट पे ना हो रहा हो। जो एक गांव के इंसान की ज़रूरतें हैं बेसिक, सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारी हेल्थ सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट पार एक्सीलेंस रही है पूरे देश में। तकरीबन 6 लाख गांव हैं,
और हर गांव से हमारी वो बेसिक यूनिट है हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर की। उस गांव में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो अगर हैं, कागजों पे तो हैं, क्या हम ग्राउंड पे जो ग्राउंड पे हम कहते थे कि हमारे हर गांव में एक आशा वर्कर अवेलेबल है, हर गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर अवेलेबल है। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हो गई है, एक उसके साथ हेल्पर भी हो गई है, एक हमारी आशा भी हो गई है। हर 4-5 गांव के बाद एक हमारा आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आ गया है। तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। वहाँ जो सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए वो 100% अगर मिल जाएं तो कम से कम वो एक गांव का आदमी जब उस सेंटर में पहुंचेगा और छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए देख रहा होगा कि मुझे बुखार के लिए, मेरे को बच्चे को लूज मोशंस हैं उसके लिए ORS का पैकेट मिल जाए, या पैरासीटामोल की कोई टिक्की मिल जाए, या उसके बच्चे की न्यूट्रिशन का कोई सिस्टम मिल जाए, अगर उसको वहाँ पे वो सर्विसेज मिल रही हैं तो समझो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रही है हमारी। उसके बाद डिफरेंट एरियाज़ में सर्विसेज बढ़ाई जा सकती हैं, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर, फिर टर्शरी हेल्थ केयर ऐसा बोलते हैं। तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप अनलिमिटेड है, आप जितना करें उतना कम है। क्योंकि बीमारियों को डायग्नोज करके और बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया से बढ़िया सेंटर बना देने, ये एक एस्पेक्ट है। ऐसा क्या किया जाए कि वो बीमारियां में आने में कमी आए, वो बीमारियां ना हों, लोगों को बीमारियां क्यों हों, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। डॉक्टर बलदेव शर्मा साहब, शायद ही मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपने निरीक्षण ना किया हो, जहाँ पर आपने इलाज ना पेशेंटों का किया हो। अक्सर ये कहते हैं ग्राउंड में कुछ होता है, प्रैक्टिकल में कुछ कम होता है। आपने लंबे समय तक कई अलग वैक्सीनेशन चलाई, बहुत सी, अभी भी हम कई चीज़ों की चल रही है, मगर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं शंका के आधार पर हो जाती हैं। लोगों को, बच्चों को, दूसरों को, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना चाहिए इलाज, वो कम मिलता है। अब हम कहें लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, चूँकि इस वक्त आपका अनुभव जो तभी मीडिया के माध्यम से जा रहा है, जो भी सरकार हो या दूसरे हैं, उसको देखकर ज़रूर कहीं ना कहीं अमल होगा, या जब चुनाव प्रचार के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल का जाएगा, इन्हीं में से सवाल जनता भी उन्हें करेगी कि आप हेल्थ में क्या क्या फैसिलिटी और दे सकते हैं। आपका अनुमान क्या फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए, जितनी है वो ठीक है। देखिए मैं फिर गांव से शुरू करूंगा, क्योंकि भारत अभी भी गांव में रहता है। हमारे जो मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो हमारा हेल्थ सेंटर होता है। उसके अलग अलग नाम हैं, अब आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे हमारी बेसिक कुछ सर्विसेज है वो अवेलेबल होती है। वो हॉस्पिटल नहीं है। एज ए लेमैन आप बोलते हैं कि हमने आपके गांव में हॉस्पिटल खोल दिया है, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो आपकी हेल्थ की केयर करने का एक सेंटर है, जहाँ पे आपको वो सर्विसेज मिलेंगी जिससे आपको आने वाले टाइम पे बीमारियाँ नहीं लगे, उनकी रोकथाम हो सके। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इम्यूनाइजेशन का, जिसको वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। और हमारे देश में इम्यूनाइजेशन में बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत डिजीज़ आइडेंटिफाइड हैं, प्रोग्राम्स फिक्स्ड हैं, वैक्सीन हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन की कमी हो जाए। बच्चों को वैक्सीनेशन की सर्विसेज फ्री अवेलेबल है, बच्चों के कार्ड्स बने हुए हैं, बच्चों को बिल्कुल उनके साथ कम्युनिकेशन में हमारी जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ एक टच रहती हैं। हर गांव से आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर की सपोर्ट से बच्चों को एनरोल करके उस सेंटर में वैक्सीनेशन का वीकली, मंथली, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, वो एक सिस्टम बना हुआ ऑलरेडी। उसमें इम्प्रूवमेंट हमने ये करनी होती है कि जब वो आएँ, जब वो लेडीज़ अब जो आ रही है बच्चों को लेके, वो मरीज़ नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं कि हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए होता है। पेशेंट तो कोई भी नहीं है, बच्चा जो आ रहा है वो भी पेशेंट नहीं है, जो लेडी आ रही है वो भी पेशेंट नहीं है। इसका मतलब पेशेंट्स को छोड़ के हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा नंबर आता है, जिनको हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आने वाले टाइम पे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो वहाँ पे हम किस किस चीज़ की अवेयरनेस दे सकते हैं, हम किस किस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, उसके लिए हमारा स्टाफ अच्छा ट्रेंड है। जो हमारी वर्कर्स हैं, जो लोग स्टाफ वहाँ पे पोस्टेड है, वो उनको वो अब ये सिर्फ हमको ये मॉनिटर करना है कि ये सब कुछ ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में होना चाहिए। डॉक्टर बलदेव शर्मा साहब, एक चीज़ और है कि भारत सरकार बहुत कुछ करती है,
5-5 लाख की इंश्योरेंस और जम्मू कश्मीर में तो सारे वर्ग के लिए दे दी। और मगर आम देखा गया है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाती। इवन जो हमारे सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं बड़े हैं, वहाँ पर भी कई तरीके की कमियां आ जाती, तकनीकी है क्या है, और यहाँ तक कि अब और भी परेशानी ये आ रही है, ख़बर यही है कि अब जो जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो संभवतः जो है वो इस आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दे पाएंगे, उनको पेमेंट नहीं है, क्या कुछ वजह है। इस पर सरकार जो कदम उठाना चाह रही है वो उठ नहीं पा रहा, क्या वजह है? और इसमें आपका अनुभव फिर लेना चाहूँगा, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, संबंधित विभाग को? देखिए, ये जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो बने हैं लोगों के, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल। और हमारी J&K स्टेट जो थी, इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिला कि यहाँ पे ये सभी पे लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये छोटी बात नहीं है, पता नहीं ये कैसे हो गया। और पूरी एक परिवार को 5 लाख की सर्विसेज का प्रोविजन इस कार्ड के थ्रू रखा हुआ है। और फैमिली में कितने लोग होंगे उसकी भी लिमिट नहीं है। पहले होता था कि 5 लोगों से ऊपर नहीं होंगे फैमिली के अंदर, अब जितने भी हैं सबके लिए। अब दिक्कतें उसमें ये आ रही हैं कि जो आपके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा गवर्नमेंट ने देना है। बिल्कुल, उसमें कोई तकरार आ रही है। उसमें बिल्कुल, दिक्कत ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तैयार नहीं हो रहा है आयुष्मान कार्ड्स को इंटरटेन करने के लिए। इसका जल्दी ही कोई निपटारा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी सर्विसेज हैं, इनमें डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। लोगों का एक फेथ बन गया है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर के इस स्कीम के अंदर हेल्थ की महत्व ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में तो हम चलो फिर वैसे भी फ्री सर्विसेज की प्रोविजंस हैं, लेकिन इस कार्ड का एडवांटेज हो गया कि कुछ और। हाँ, एक दिक्कत हमें और आ रही है, खैर वो डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर समझता है, कि इसमें आप डिलीवरी केसेस को इंक्लूड नहीं करते। मतलब किसी आदमी की डिलीवरी किसी वजह से किसी प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, वैसे प्राइवेट सेक्टर में होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती क्यों है? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में बंदोबस्त उस वक्त अगर नहीं है। ठीक है, हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, लेकिन आप भी ये मानते हैं कि हमें तो कभी कभी दुख होता है कि किसी मेडिकल कॉलेज से डिलीवरी केस रेफर होकर जम्मू में आए, तो वो मेडिकल कॉलेज किस बात का हुआ? मेडिकल कॉलेज से केस रेफर डिलीवरी का हो जाए तो फिर तो बड़ा सीरियस बात है, सोचना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस खोलती हैं हमने बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप भी सन ऑफ द सॉइल हैं डॉक्टर बलदेव शर्मा सर, आपका जो अनुभव है, क्या लगता है आपको ये जो विधानसभा के चुनाव है, हर आदमी की बात कहता है, ये मूल समस्याएं हैं? आपको लगता है क्योंकि पहले चरण के चुनाव का आज जब आपसे, क्योंकि संभवतः कार्यक्रम हमारे दर्शक रात को देखें लेट देखें, पर आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार तेज़ी में आएगा, आपका अनुभव क्या कहता है सर कि कोई ना कोई निकलेगा ये बात करके, चाहे रूलिंग पार्टी को या अपोजिशन को, ये जो कमियां आ रही हैं इनको सुधारा जाए? आपको कुछ उम्मीद लगती है? मुझे बहुत उम्मीद लगती है। हमारे जो लोग जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, वही लोग आगे आएंगे। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही हुकूमत बनेगी, ये जो आपका कार्ड का चक्कर बढ़ गया है या कोई और इश्यूज बन गए हैं या किसी जगह कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए लोग अपने आप जब ऊपर आ जाएंगे तो उनको मालूम है कि अपनी पब्लिक को हमने कैसे सहूलियत देनी है। डॉक्टर बलदेव शर्मा साहब, महत्वपूर्ण जो जानकारियां आपने दी और जो अपनी उम्मीद प्रकट की अनुभव के आधार पर, मुझे पूरी उम्मीद है जनता जो देख रही है, जो भी अलग राजनीतिक दल या जो इंडिपेंडेंट लड़े, इन बातों को उठाएंगे। और कहा जाता है जब बात उठती है, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां तभी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक गई। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आपका बहुत धन्यवाद साहब। दर्शकों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।